नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है कि कल यानी कि 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की स्थापना हुई है और न केवल भारत में बल्कि दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में बहुत ही धूमधाम से, भव्य तरीके से, बहुत ही शानदार आयोजन किए गए। और रामलला की प्रतिष्ठा आपने देखी होगी, लाइव प्रसारण भी आपने देखा होगा। इस मुद्दे पर दरअसल चर्चा करने का मकसद ये है कि इसी मुद्दे को लेकर दरअसल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने, वहाँ के जो यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने कुछ वीडियो बनाए हैं। और वो वीडियो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि दरअसल देश जो है भारत की दिशा में और दशा में जा रहा है। कल आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्पीच सुनी होगी कि भारत किस तरह से तरक्की कर रहा है और किस तरह से देश में जो भगवान श्री राम है उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा है, उनके आदर्शों की पालन करने की कोशिश कर रहा है। और पूरे देश में एक खुशनुमा माहौल, बड़ा एक भक्तिमय माहौल था। निश्चित तौर पर दोस्तों, ऐसी बातें तभी अच्छी लगती हैं जब देश में कुछ ना कुछ शांति हो, देश तरक्की के रास्ते पर जा रहा हो, तब भी आध्यात्म अच्छा लगता है। क्योंकि आप जानते हैं कि भूखे पेट भजन होई ना गोपाला। तो भूखे पेट कुछ नहीं हो सकता यदि आवाम परेशान, हैरान है, दुखी है, तंग है। तो निश्चित तौर पर ऐसे आध्यात्मिक माहौल का असर बहुत देर तक टिकाऊ रहता नहीं है। और इसको स्थायी बनाने के लिए ज़रूरी है कि स्थायी विकास के ऐसे काम किए जाएं जिससे देश का नाम हो, समाज तरक्की करे, देश तरक्की करे, पूरी दुनिया में उसका नाम हो। तो आप बताइए कि भारत जो है पूरी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन चुका है। भारत के रिश्तों में लगातार दूसरे देशों से सुधार हो रहा है। विभिन्न जो इंडिकेटर्स हैं वे भारत के लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी जो संस्थाएं, उन्होंने भारत की आर्थिक तरक्की के बारे में अपनी मोहर लगाई है। ये उनकी रिपोर्ट है जो पिछले दिनों सार्वजनिक हुई थी विश्व स्तर पर। तो भारत आप देखिए लगातार द्विपक्षीय संबंध अपने मजबूत कर रहा है। यहाँ तक कि इस्लामिक देश, जो मुसलमान देश हैं, वो भारत का लोहा मानने लगे हैं और भारत के साथ वो चाहते हैं कि उनके व्यापारिक संबंध बढ़ें ताकि उनका भी व्यापार वहाँ पर विकसित हो सके, फलीभूत हो सके। लेकिन उधर एक पड़ोसी मुल्क है जो भी मुसलमान मुल्क है, वो है पाकिस्तान। आप जानते हैं कि पाकिस्तान नफरत की बुनियाद पर खड़ा किया गया है और जिसकी बुनियाद में ही, जिसकी रगों में ही नफरत दौड़ रही हो, तो वो उससे तरक्की की उम्मीद, उससे प्यार की उम्मीद कोई कर नहीं सकता। तो ये जो नफरत के जो बीज पाकिस्तान ने बोए हैं, अब वो जो है विशाल जहरीले वृक्ष बन चुका है। तो उसकी आप चाहे कितनी डालियाँ काटें, वो आसानी से इनके काटने में, कंट्रोल में नहीं आएगा। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ दोस्तों, ये आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। एक तरफ भारत की तरक्की है, एक तरफ पाकिस्तान का हाल है। ये दोनों हाल आपको पाकिस्तान के जो फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने 2 तस्वीर रखी हैं। एक ने रखी है भारत की तस्वीर कि भारत किस दिशा में जा रहा है, कैसे भारत लगातार तरक्की के नए नए सोपान तय कर रहा है, और किस तरह से पाकिस्तान है जो लगातार अपनी मूर्खताओं से, अपने गलत निर्णयों से, अपनी वैमनस्यता से, अपनी दुश्मनी के भाव से, न केवल उसके, आप देखिए पाकिस्तान की हालत ये है कि उसके तमाम मुल्कों जो जहाँ जहाँ से पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है, सीमा लगती है, उन सबसे उसकी दुश्मनी है। किसी से उसका मित्रता का, भाईचारे का भाव नहीं है। भारत की तो बात आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान 3-3, 4-4 युद्ध कर चुका है भारत से, और हर बार ये एक अलग बात है कि इसने मुंह की खाई है और ज़बरदस्त परास्त का सामना उसको पराजय का करना पड़ा है। उधर आप दूसरा मुल्क देखिए, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लगभग युद्ध के हालात हो चुके हैं। लाखों अफगानियों को ये आरोप लगाते हुए कि ये पाकिस्तान में आतंकी गतिविधियों को फैला रहे हैं, उनको अफगानिस्तान छोड़ने के लिए कहा जा चुका था और उसमें से लाखों लोग वापस पाकिस्तान गए। यही वजह है कि जो तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान नाम का आतंकी संगठन है, जिसको ये आतंकी संगठन कहते हैं, दरअसल वो अपने अधिकारों की लड़ाई पाकिस्तान में लड़ रहा है। वो संवैधानिक लड़ाई लड़ रहा है, वो कानून की लड़ाई लड़ रहा है, वो अधिकार मांग रहे हैं, TTP। तो वो उन्होंने यहाँ पर इसका बदला लेने के लिए कि उन्होंने लाखों अफगानियों को निकाला है, वहाँ पर बम के धमाके किए हैं, जैसा कि पाकिस्तान का आरोप है। इसी तरह दूसरा देश हो गया आपके बांग्लादेश से, तो आप जानते ही हैं 1971 की वार से बोलचाल लगभग बंद है और बांग्लादेश की, मुझे लगता है कि दिल दिमाग से वो नफरत कभी निकलेगी नहीं। जो पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश के साथ किया है ना दोस्तों, वो इतिहास गवाह है
कि ऐसा या तो कभी हिटलर ने किया होगा या फिर पाकिस्तानी सेना ने बांग्लादेश की जो आम आवाम है, आम बच्चे, महिला, पुरुष, वहाँ कोई नहीं छोड़ा, उसने कोई नहीं बख्शा। और रंज की बात यह है, अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान को ने कभी इस पर गंभीरता से माफ़ी मांगी नहीं है कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के साथ क्या क्या किया है। वो उनके सहोदर हैं, मुसलमान भाई हैं, उनको मूली गाजर की तरह उन्होंने काटा है और आप देखिए कि वो जख्म उनके आज भी हरे हैं। तो तीसरी बाउंड्री मिल गई बांग्लादेश से, चौथी बाउंड्री मिलती है ईरान से। तो आप जानते ही हैं कि ईरान ने पिछले दिनों पाकिस्तान में जो आतंकी कैंप है उन पर मिसाइल से फायर किया, उन पर धमाके किए, 2-4 लोग वहाँ पर मारे गए। इसके बदले में पाकिस्तान ने भी वापसी कार्रवाई करते हुए, जवाबी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान ईरान पर मिसाइल छोड़ी और वहाँ पर भी कुछ लोग मारे गए। तो ये चारों देशों से पाकिस्तान की तस्वीर के हाल हैं कि पाकिस्तान की हर तरफ दुश्मनी है। ले दे के बचा चाइना। मैं दोस्तों दरअसल ये बैकग्राउंड बता रहा हूँ आपको ताकि रेफरेंस आपको वीडियो देखने में आनंद आ जाए, इसलिए केवल ये थोड़ा इस पर दृष्टिपात कर रहा हूँ, मैं ये संदर्भ बता रहा हूँ आपको। चाइना से आपको पता ही है कि चाइना चूंकि भारत के खिलाफ पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहा है, वह भारत की मदद नहीं कर रहा है। ये एक लाइन में बात मैं आपको बता रहा हूँ, बस इतनी सी बात है। अब आप ये वीडियो देखिए कि ये दरअसल 3 वीडियो हैं, ये तीनों यूट्यूबर पाकिस्तान के हैं। इसमें से एक एक्सपर्ट हैं जो स्वीडन में हैं, रहने वाले वो पाकिस्तान के हैं पर वो हैं स्वीडन में, वहाँ पर वो शायद प्रोफेसर है मेरे ख्याल। और यूट्यूबर जो हैं वो एक यूट्यूबर उनमें से शायद बाहर के भी हैं और 2 उनमें से पाकिस्तान के हैं। उन्होंने एक तस्वीर भारत की रखी है अपने विश्लेषण में यूट्यूब के माध्यम से और एक रखी है पाकिस्तान की। दोनों में ज़मीन आसमान का, काले और सफ़ेद का अंतर दोनों ने खुद ने बताया है। जबकि इसमें से एक जो यूट्यूबर है, चीमा नाम का जो यूट्यूबर है, जो पत्रकार भी है पाकिस्तान में, वह अक्सर भारत के खिलाफ ही रहता है और वो कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश करता है कि किस तरह भारत, लेकिन चक्कर क्या है ना, पाकिस्तान में सुराग के नाम पर सुरंग बन चुकी है। तो वो बचाव का रास्ता पाकिस्तान की पैरवी का चीमा के पास भी लगभग बचा नहीं है। तो उसकी मजबूरी हो गई कि भारत की तरफ देखना और पाकिस्तान के हालात का बयान करना, वो शायद उसकी मजबूरी हो गई। वरना जो चीमा है वो कोई मौका नहीं छोड़ता। भारत में यदि कुछ भी ऐसा वैसा हो जाए तो उसको जितना बड़ा चढ़ाकर वो बता सकता है वो ज़रूर बताता है इस बात को लेकर। तो आप ये तीनों वीडियो आप देखिए और आप खुद ही इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि हमारी स्थिति कहाँ पर है, हमारा देश कहाँ पर जा रहा है और पाकिस्तान की दिशा और दशा कैसी है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वो कहाँ से कहाँ पर लगातार फिसलता हुआ जा रहा है, लगातार नीचे जा रहा है, कोई सुधार की गुंजाइश नहीं है, कोई स्कोप नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे और प्लीज़ इसको अपने दोस्तों को और अपने परिजनों को जरूर शेयर करने। एक रिक्वेस्ट और है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन का बटन दबाना नहीं भूलें। धन्यवाद, नमस्कार। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक देखिए। धन्यवाद जी। हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों इस वक्त बहुत सारी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो ग्लोबल मीडिया है उसकी नज़रें भारत की तरफ हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मैं देख रहा था राहुल कंवल जो हैं वो ही वाज स्पीकिंग विद मुकेश अंबानी और उनकी बेगम, आई थिंक निधि उनका नाम है शायद। एंड उनसे पूछा गया कि आप कैसे देख रहे हैं आज के दिन को, तो मुकेश अंबानी ने कहा दिस इज न्यू एज ऑफ इंडिया। सो क्वेश्चन ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं, अच्छा एवरीवन, आप पूरी मीडिया को देखें तो आपको पता चलेगा तमाम सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी वहां पे पहुंचे हुए हैं। वहां पे क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं, सचिन तेंदुलकर भी वहां पे थे, वहां पे मोदी साहब की पार्टी के लोग भी थे, वहाँ पे बॉलीवुड के लोग भी थे। और वो मैंने देखा कि जब उसके बाद क्या नाम है इनका, अमिताभ बच्चन साहब भी वहाँ पे थे। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने एक बहुत ज़्यादा कंट्रोल जो है वो एक उनका कंट्रोल है सिस्टम के ऊपर। नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, लेकिन इंडिया के अंदर देयर इज ए कंट्रोल, उनका कंप्लीट कंट्रोल है। बॉलीवुड भी नरेंद्र मोदी की बर्थडे आती है तो सारे का सारा बॉलीवुड खड़ा हो जाता है। जनाब शाहरुख खान, सलमान खान, फलाना खान, ये वो सारे के सारे, ठीक है जी,
कंगना रनौत भी वहां पे आई हुई है, अनुपम खेर, ये सारे के सारे लोग खड़े हो जाते हैं, सनी देओल, अक्षय कुमार। वो तो मोदी साहब के वैसे ही बड़े दोस्त हैं, उन्होंने पिछले इंटरव्यू भी किया था मोदी साहब का। ये नॉर्मली होता नहीं है, लेकिन दो थेरीज हैं इसके ऊपर। एक थेरी तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सो पॉपुलर कि अगर आप उनकी साइड में हैं तो इट मींस यू आर ऑन अ राइट साइड। और सेकंड ये है कि एक तबका जो है वो समझता है कि एक खौफ भी है। देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो दे आर सेइंग इट, ये दो चीजें हैं जो सामने आ रही हैं। और सारे का सारा बॉलीवुड आया वहां पे, ये आप सारे का सारा क्रिकेटर वहां पे आए हुए हैं। ये कैसे कर लिया इन्होंने? ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ कम दे कैन डू इट, ये कैसे मुमकिन होता है? ठीक है जी। अभी फॉर एग्जांपल देखें, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्रिकेट के वर्ल्ड कप के ऊपर वो खास तौर पे बड़ी मीम्स भी बनी उन पे, बट ही हैड ए कंप्लीट कंट्रोल। अहमदाबाद में सारा कुछ हुआ। अब बीजेपी ने वर्ल्ड कप, नरेंद्र मोदी, फिर आपको याद होगा कि वो एंथनी अल्बाने जो ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर, वो आए थे और उनका एक मैच भी हुआ था। सो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कि मुकेश अंबानी को भी बड़ा आना पड़ेगा, टाटास को भी आना पड़ेगा, बिरलास को भी आना पड़ेगा, क्रिकेटर्स को भी आना पड़ेगा, बॉलीवुड को भी आना पड़ेगा। ये कैसे होता है? ये क्वेश्चन है, ये कैसे होता है? आप देखें, पर्टिकुलरली ये इतने बड़े नाम हैं, ये तो जहाँ जाते हैं पैसे मांगते हैं। किसी काम से जाएंगे ना, किसी काम से जाएंगे। मैं देख रहा हूँ इस पिक्चर में, अगर आप देखें तो वो कैटरीना कैफ हैं, उनके हस्बैंड हैं, ये और भी जितने बॉलीवुड स्टार्स हैं, बड़े बहुत बड़े बड़े नाम हैं ये। मतलब ये इन इटसेल्फ इन्होंने बड़ा नाम कमाया है। और इट मीन्स एवरीबॉडी इज सपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी। लग तो यही रहा है, चीज तो आपके सामने यही आ रही है कि हर कोई, फॉर एग्जाम्पल हाल ही में अगर आपको याद हो, जब ये इशू हुआ मालदीव्स वाला, ठीक है जी, और नरेंद्र मोदी जो है वो लक्षद्वीप गए, और मालदीव्स के कुछ जो थे लोगों ने, मिनिस्टर्स ने, जूनियर मिनिस्टर्स ने कमेंट्स कर दिए डेरोगेटरी, जो कि कभी भी नहीं करने चाहिए। रिमेंबर ऑलवेज ट्रीट, जब आपको, वो कहते हैं ना, जब आपको अल्लाह इज्जत दे तो जिसको भी अल्लाह इज्जत दे उसकी इज्जत करो, ठीक है। एक बात। सेकंड ये, देन दीज आर डिग्निटीज, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, चीफ मिनिस्टर्स, दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, दे आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, ठीक है। वो किसी मुल्क का भी हो, कौन भी हो, कैसा भी हो, आपको उनको इज्जत से बात करनी चाहिए। पर एलानी हो, इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। सो तब भी सारे का सारा सलमान खान, शारदा कपूर, टाइगर श्रॉफ, इब्राहिम, जॉन इब्राहिम, ये सारे मैंने देखी थी इनकी तब ट्वीट्स और मैसेजेस, और इन्होंने सबने कहा भाई कि वी स्टैंड विद द प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, एक्सप्लोर करें इंडियन आइलैंड्स को। इस तरह की बहुत सारी बातें जो हैं वो ही हुई। लेकिन अभी आप देखें कि जिसे वो कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये राम टेम्पल के, और वो सारे, वो अकेले अंदर सेरेमनी कर रहे थे मोदी साहब, ठीक है जनाब, वो अकेले सेरेमनी कर रहे थे, और बाकी सारे के सारे जो लोग थे वो बाहर बैठे हुए थे, और बाहर बैठ के इंतजार कर रहे थे। और फिर मोदी साहब को पता था कि मैंने इन लोगों को बुलाया हुआ है, सो दैट वाज ऑब्वियसली, वो उस लिस्ट में मौजूद था, ये चीज़ उस लिस्ट में मौजूद थी कि अब मैंने इनको जाके मिलना है, और हाय हेलो सलाम करना है इनको। एंड देन उन्होंने फिर सलाम किया, वो गए, और वो सारा हुआ। सो सारे का सारा जो, अब मुकेश अंबानी जब कहता है ना, देखें उनकी, कहते हैं वाई प्लस सिक्योरिटी है मुकेश अंबानी की, पता नहीं वाई है कि जेड है, मैं आई विल चेक इट, आपको तो पता होगा, बहुत सारे लोग कमेंट्स में मैसेज कर देते हैं। वाई प्लस या जेड प्लस सिक्योरिटी है उनकी। और बिकॉज ही इज सो इम्पोर्टेंट पर्सन इन इंडिया, ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड सो मच इन इंडिया, लोगों को उन्होंने बड़े जॉब्स दी हैं, इंडिया को के लिए बड़ा काम किया है। वो जब ये कह रहा है कि दिस इज अ न्यू एज ऑफ इंडिया, तो इट मीन्स कि वो नरेंद्र मोदी की कंप्लीट एक्सेप्टेंस की बात कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी को ओन कर रहा है। और आपको मजे की बात बताऊं मैं, द थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर, और वो चीज़ ये है कि नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने अपना एक, अपने आप स्लोली स्लोली, कोई थ्रेट्स भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू मीडिया प्रेशर, उन्होंने अपने लोगों को साथ लगा लिया।
ठीक है। आप कभी प्रेस पढ़ें तो प्रेस में आपको कोई ऐसी चीज़ अच्छी नहीं मिलेगी। इंटरनेशनल प्रेस ये कहेगा जी वॉर ऑन बॉलीवुड, वॉर ऑन बॉलीवुड, क्रैकडाउन ऑन बॉलीवुड, क्रिकेटर्स को नीचे लगाया हुआ है, बिजनेसमैन को नीचे लगाया है, ये किया है, वो किया है। एक ये भी तासुर आता है इंडिया के अंदर। लेकिन मेजॉरिटी लोग जो बिजनेसमैन हैं ये सारे जो हैं वो जाते हैं भाई, वो कहते हैं कि ही हैज़ ए कंट्रोल ओवर द सिस्टम, सो वी हैव टू बी ऑन हिज साइड। सो नरेंद्र मोदी ने एक अपना जिसे कहते हैं ना असर सूख इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है। मैंने आपको क्रिकेट की मिसाल दी। अब क्रिकेट क्या था? जिस दिन नरेंद्र वो इंडिया वर्ल्ड कप हारा, ठीक है, उसके बाद वो गए वहाँ पे, लोगों को जाके मिले, बातें की, खिलाड़ियों से थपड़ी दी, ये किया, वो किया। फिर ख़ास तौर पे जो मुसलमान वो था, पता नहीं क्या नाम था उसका प्लेयर, उसको भी किया। फिर उन्होंने कहा जी आई थिंक वो यूपी का है क्रिकेटर, तो उन्होंने कहा जी ठीक है जी, उसके शहर में या गाँव में हम जो है वो करेंगे, कुछ मैच करा देंगे, सॉरी स्टेडियम बनवा देंगे, सो हम उसको ये ऑनर करने जा रहे हैं, ठीक है। सो उन्होंने पूरा एक पूरा एक प्लान बनाया हुआ है कि कैसे हमने इंडिया को एक एक वो जो चीज़ वो करना चाहते हैं, एक अपना इन्फ्लुएंस एंड कंट्रोल चाहते हैं, वो किया है। ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये दैट टेल्स कि ना तो इस वक्त इंडिया में कोई ऑपोजिशन है एंड ना ही कोई इस वक्त कोई ऐसा शख्स है या पॉलिटिशियन है हु कैन चैलेंज, ठीक है, और चैलेंज प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो हज़ारों साल से पंजाब में ठंडे पानी के 5 दरिया बह रहे थे, लेकिन हमने ये देखा कि छठा दरिया खून का बहा। इन दरियाओं के ऊपर, इन 5 दरियाओं के ऊपर इससे पहले पुल मिट्टी, पत्थर और रेत से तामीर हुआ करते थे, लेकिन इस बार इस पुल को हमने इंसानों की लाशों से तामीर होते हुए देखा। ये अल्फाज हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के, जो कि हिंदुस्तान के प्रोमिनेंट पॉलिटिशियन थे, फाउंडिंग फिगर्स में से एक थे, और उनके बारे में पाकिस्तान की आवाम तो बहुत ही कम जानती है। लेकिन जब ये सवाल पाकिस्तान के लोग आजकल के सियासी हालात को, मुआशी हालात को देखकर पूछते हैं कि क्या पाकिस्तान को बनाने वाले या पाकिस्तान अपनी तकमील तक पहुंचने से पहले जिन फिगर्स की नज़र में रहा ये प्रोजेक्ट या फिर ये पूरी तहरीक, उनको इल्म था कि इसका ये हशर होगा जो आज 75 साल बाद हो चुका है। आज 2024 के अंदर जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, क्या किसी ने इसको फोरसी किया था, प्रेडिक्शन दी थी इसकी? तो जब हमने ये सवाल पूछा तो जवाब आया अबुल कलाम आज़ाद के नाम से। उसकी वजह यह है कि तकरीबन 12 से 13 वार्निंग्स कह लें या प्रेडिक्शंस कह लें जो उनकी पाकिस्तान के लिए थी, वो इतनी प्रोफेटिक थी कि आज अगर उनको पढ़ा जाए तो ये लगता है कि जैसे वो मुस्तकबिल के पाकिस्तान को देख कर ये बात लिख रहे हैं। इससे पहले कि आज़ाद की इन प्रेडिक्शंस पर जाएँ, पहले ये आपको बताते हैं कि थोड़ा सा उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या था, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या थी। पाकिस्तान की तहरीक चल रही थी, बहुत से उलमा इस तहरीक का हिस्सा भी रहे, बहुत से इसके मुखालिफ भी रहे, और मौदूदी साहब के ख़यालात से भी आप वाकिफ़ हैं इस बारे में। लेकिन जहाँ तक आज़ाद का ताल्लुक़ है तो वो पाकिस्तान की तहरीक से इख्तलाफ रखते थे। उसकी वजह यह है कि इंडियन नेशनलिज़म उनके लिए बहुत अजीज़ था, बहुत करीब था उनके दिल के। इंक्लूसिव इंडियन नेशनलिज़म की बात होती है कि आज़ाद इंक्लूसिव इंडियन नेशनल थे, और वो इस पे यकीन करते थे कि हिंदुस्तान तभी बेहतरी से आगे बढ़ सकता है जब हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो। इनफैक्ट एक जगह पे तो उनको कोट किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा कि अगर आसमान से फ़रिश्ते भी उतर आएँ और ये ऐलान करें कि आज़ादी हमें मिल जाएगी, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट से आज़ादी मिल जाएगी, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी नहीं होगी, तो मैं जवाब ये दूंगा कि मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए। इससे आपको अंदाज़ा होता है कि आज़ाद के लिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी पार्टीशन जिस तरह से भी हुई, ये इतनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि उन्होंने ये कहा कि अगर इस यूनिटी को इंटैक्ट नहीं रख सकते तो फिर हमें बरतानवी साम्राज्य से आज़ादी का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस नेशनलिज़म की जो तहरीक थी हिंदुस्तान में, इसका वो हिस्सा रहे, और साथ साथ एंटी इम्पीरियलिज़म पे भी उनके ख़यालात बहुत क्लियर थे। बहुत से मुस्लिम लीडर्स इस तरह से थे जो कि एंटी इम्पीरियलिज़म पे उतना सख्त स्टांस नहीं रखते थे जितना पार्टीशन पे रखते थे। लेकिन आज़ाद के दौर में, आज़ाद की बातों के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी पे स्ट्रेस देते थे और साथ साथ ये भी कहते थे कि एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल दोनों कम्युनिटीज़ को मिल के चलानी चाहिए। इस बैकग्राउंड के साथ जब पाकिस्तान का सवाल उठा तो आज़ाद के उसमें ख़यालात ऐसे ही थे जो पेसिमिस्टिक थे, और उन्होंने यही कहा कि पाकिस्तान के जो क़याम की गर्मजोशी है, जब ये ठंडी पड़ जाएगी, साथ ही इख्तलाफात सामने आएंगे और इतने संगीन इख्तलाफात होंगे
कि शायद उसके बाद हर फिगर, हर ग्रुप, हर जत्था दूसरे ग्रुप पे अपनी बात मनवाने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल शुरू कर दे। तो पहली पेशन गोई जो आज़ाद ने पाकिस्तान के बारे में की वो ये थी कि द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान वोंट सॉल्व द हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम। उन्होंने ये कहा कि अगर आपको ये लगता है कि मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान तमाम मसाइल पाकिस्तान के बनने के बाद ख़त्म हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। ये भी कहा कि जो 35 मिलियन मुसलमान हैं वो वल्नरेबल हो जाएंगे, यानी कि वो कमज़ोर हालत में रहेंगे, उनकी कम्युनिटी को तक़वियत और पावर नहीं मिलेगी, और साथ साथ ये कि उनको सब्जुगेट भी किया जाएगा। दूसरी चीज़ जो प्रेडिक्ट की आज़ाद ने वो ये थी कि इस्लाम का जो यूनिवर्सल मैसेज है वो अपनी अपील खो देगा। उसकी वजह यह है कि इस डिवीजन के बाद से, जो कि शायद आज़ाद को नज़र आ रहा था कि ये डिवीजन कम्प्लीटली नहीं मटीरियलाइज़ हो सकती, क्योंकि वैसा ही हुआ, आधे मुसलमान पीछे रह गए, आधे यहाँ पर आ गए, तो ओवरऑल कम्युनिटी में वो बाइंडिंग फोर्स जो इस्लाम की लोग कहते हैं होनी चाहिए थी वो नहीं मटीरियलाइज़ हो सकी। इसीलिए आज़ाद ने ये पहले कहा कि किसी हद तक मुस्लिम कम्युनिटी पावरलेस हो जाएगी। इसके बाद तीसरी बात जो आज़ाद ने की वो ये थी कि मुस्लिम लीग के जो लीडर हैं उन्होंने इस्लाम को पाकिस्तान की तहरीक के लिए, ताकत हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया। अब ये खासी हाश तनकीद है, इससे आप डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन आज़ाद के कहने का मकसद ये था कि अगर आप इस्लाम की बेस पे एक रियासत हासिल करेंगे तो उसके बाद में पावर हंगरी लोग जो हैं वो इमर्ज कर जाएंगे, जो ताकत पे हाथ डालने के लिए किसी भी मजहबी हथकंडे का इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रुप्स ऐसे पैदा होंगे जो अपना वर्जन इस्लाम का दूसरे पे नाफिज करने के लिए कोशिश करेंगे, यानी कि जिस तरह मैं कहा भी करता हूँ कि अगर रियासत का मज़हब हो तो उसका फ़िरका भी होता है। हमने ये होते हुए भी देखा है, अभी तक हो रहा है। आज भी आपको मालूम है कि एक ही फिक्स्ड कहना चाहिए कि एक मखसूस सोच जो कि इस्लाम की इंटरप्रटेशन में एग्जिस्ट करती है या किसी फ़िरके की इंटरप्रटेशन है, वही रियासत की इंटरप्रटेशन बनती है, और उसका नतीजा क्या होता है कि बाकी तमाम फैक्शंस, बाकी तमाम फ़िरके वो दीवार से लग जाते हैं, वो एहतजाज करते हैं और वो ये गिला करते हैं कि हमारे जो मजहबी आज़ादियाँ हैं उनको कर्ब किया जा रहा है। चौथी जो आज़ाद ने प्रेडिक्शन की थी वो ये की थी कि जो माइग्रेट हो के मुसलमान हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाएंगे वहाँ पर उनसे सलूक कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि सेक्टेरियन इश्यूज़ पहले से मौजूद हैं। आज़ाद को ये दिखाई दे रहा था कि सेक्टेरियनिज़म इतना ज़्यादा डीपली रूटेड है इस मुआशरे के अंदर कि अगर आपने रियासत ये कायम भी कर ली तो उसके बाद में सेक्टेरियन प्रॉब्लम्स सरफेस के ऊपर आ जाएंगी, जो कि आईं, जिसको हमने आते हुए देखा कि 50s के अंदर ही अहमदिया राइट्स हुए, लाहौर मार्शल लॉ लगा। इसके बाद में ज़िया-उल हक साहब के आने के बाद पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ एक जो लिटरल किस्म की इंटरप्रटेशन थी इस्लाम की, उसकी इतनी ज़्यादा प्रेवलेंस हुई कि उसके बाद में अहले तशय्युअ हज़रात भी ये क्लेम करना शुरू हो गए कि तमाम लेजिस्लेशंस दरअसल हमारी मजहबी आज़ादी को कर्ब करने के लिए की जा रही हैं। पाँचवीं चीज़ जो आज़ाद ने प्रेडिक्शन दी वो थी कि माइनॉरिटीज़ पाकिस्तान यानी कि इस नए मुल्क में सेफ़ नहीं रहेंगी। उसकी वजह यह है कि जब बेटर रिलेशंस भी हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के आपस में, तो जो भी वल्नरेबल ग्रुप होगा उसको टारगेट किया जाएगा। और वही हम देखते हैं कि मेरी वीडियो भी मौजूद है इस पर, जिसमें फोर्स कन्वर्जन्स हिंदू ख़वातीन की आज भी सिंध के अंदर होती हैं। इसके अलावा आप जाकर मसाजिद के मीनार तोड़ देते हैं। इसके अलावा आप जाकर हर उस कम्युनिटी को टारगेट करते हैं जिनकी इंटरप्रिटेशन से आपको इत्तेफाक नहीं है। जड़ांवाला का वाक़या पिछले साल हुआ जिसमें चर्चेज़ को जला के राख कर दिया सिर्फ़ एक अफवाह की बुनियाद के ऊपर। तो आज भी वही होता दिखाई दे रहा है जो आज़ाद आज से 80 साल पहले देख रहे थे। छठी प्रेडिक्शन की तरफ हम आए तो शायद ये अब तक की सबसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन होगी, और वो ये थी कि जिना और लियाकत के जाने के बाद पाकिस्तान में इतनी इनकम्पिटेंट लीडरशिप सामने आएगी, यानी कि पाकिस्तान के अंदर इतनी नापुख्ता और इतनी इमेच्योर सियासी क़यादत प्रिवेल करेगी कि उसके आने के बाद से यहाँ पर इतना बड़ा वैक्यूम क्रिएट होगा कि मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स का राज होगा। और ये हैरानकुन है कि आज़ाद ने ये वक्त से पहले ही देख लिया। उसकी वजह है कि हमने देखा कि फ़ौरन पार्टीशन के बाद जना साहब की डेथ हुई, लियाकत साहब को असैसिनेट किया गया, 52 में पिंडी साजिश केस हो गया, और उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी ने अपना राज कायम किया, और बाद में अयूब खान साहब ने उसी ब्यूरोक्रेसी, उसी सिकंदर मिर्ज़ा के कंधे पे सवार होकर इक़्तिदार पे शब खून मारा, मार्शल लॉ लगा दिया। और आज जिस पाकिस्तान में हम रहते हैं 90% पॉलिसीज़ इसकी असल में अयूब खान साहब की कायम करदा हैं, और आज भी वही कंटिन्यू हो रही हैं। तो देखा ये जाए अगर कि उसके बाद से मार्शल लॉज की पै दर पे रजीम्स का आना, और उसके बाद याया खान साहब का आना, ज़िया साहब का आना, मुशर्रफ साहब का आना, हाइब्रिड रजीम्स का आना जो आज तक बरकरार हैं। आज अगर जमहूरी हुकूमत आती भी है तो पसे पर्दा इस्टेब्लिशमेंट बैठ के पावर अपनी इन्फोर्स करती है,
तो कहा यही जाएगा कि जो आज़ाद ने कहा था कि सियासी लीडरशिप की फुकदान की वजह से इस मुल्क के अंदर मिलिट्री का राज होगा, वो आज भी दिखाई दे रहा है। हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया या इस रीजन के अंदर बड़ी सारी डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रही होती है, लेकिन जब हम देखते हैं पाकिस्तान को, हम हालांकि इकोनॉमी की कमज़ोर होने की बात करते हैं और बहुत सारे मसलों का हम सामना करते हैं और हम उस पर बात तो ज़रूर करते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बल्कि पॉलिटिकल लोग जो हैं वो भी बात करते हैं, लेकिन उसका कोई हल नहीं ढूंढते। जब हम साथ में हिंदुस्तान को देखते हैं तो बड़ी-बड़ी कंपनीज आके वहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और बड़ी-बड़ी चीजें जो है एमओयू साइन हो रहे हैं, एग्रीमेंट्स बन रही है मिडिल ईस्ट के साथ, यूरोप के साथ, अमेरिका के साथ, बाकी दुनिया के बड़े कंट्रीज के साथ। लेकिन जब उसके बदले में पाकिस्तान को हम देखते हैं तो पाकिस्तान से बहुत सारे लोग डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं। अभी आजकल इंटरनेट बंद होने का एक ट्रेंड चल गया पाकिस्तान में। कहा जाता है कि पीटीए ट्वीट करता है या फिर उसको प्रेस रिलीज जारी करता है कि टेक्निकल फॉल्ट था, और जब उस टेक्निकल फॉल्ट का हम पता करते हैं तो टेक्निकल फॉल्ट सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है। किसी अगर सबमरीन केबल में खराबी होती है तो फिर इंडिया में भी खराब होना चाहिए, बाकी कंट्रीज में भी खराब होना चाहिए, वो क्योंकि होता अक्सर हो जाता है वो भी। लेकिन हमारे यहाँ हर वीकेंड पे आजकल ये ड्रामा चल रहा है और फिर हम कहते हैं कि कोई इन्वेस्ट नहीं करता, कोई हमारे पास आता नहीं, लोग हमारे से लोगों का बिहेवियर अच्छा नहीं है। हकीकत क्या है, इस हवाले से आज बात करेंगे और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट फ्रॉम स्वीडन, प्रोफेसर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। बहुत बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का फ़खर यूसुफजई साहब, थैंक यू। डॉक्टर साहब, शुरू इससे करेंगे कि अभी रिसेंटली बोइंग ने अपना एक जिसे कहते हैं कि सेटअप लगाने का इनॉग्रेशन हुआ। इस तरह की सिर्फ एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बहुत सारी चीजें हो रही है, लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं तो यहाँ पे एक अजीब किस्म का तमाशा बना हुआ है। कंपनीज अगर आती भी हैं तो कुछ सालों के बाद वो भाग जाती हैं। मतलब क्यों एक पॉलिसी हमारी ऐसी नहीं बन पा रही? पॉलिटिकल, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक, इन सारी चीजें हमारी नीचे ही नीचे जा रही है, लेकिन पता नहीं हम सोचते नहीं है या हम करना नहीं चाहते, हमारे अंदर विल नहीं है। जहाँ तक हिंदुस्तान का है तो उन्होंने 75-76 साल में ये जो अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये डेवलपमेंट पॉलिसीज़ जो हैं, वो जो बनाई, उसमें पहले एक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क था। उस ज़माने में आज़ाद जो हुए थे मुल्क, वो सोशलिज़्म की तरफ ही मूव कर रहे थे, क्योंकि कॉलोनियल दौर में एशिया और अफ्रीका की बहुत एक्सप्लॉयटेशन हुई थी। लेकिन इंडिया ने साथ-साथ हर एक किस्म के जो ममालिक थे उनसे अच्छे रिलेशंस रखे। यानी अमेरिका के साथ एक आईटी उन्होंने कहा आप बनाएं, एक रशिया ने बनाया, एक जर्मनी ने बनाया, एक शायद यूके ने बनाया, जो उनके आईटीज़ हैं ना बाद में बने हैं। जी। उसमें उन्होंने कहा कि आप यहाँ पे आके सिर्फ हमें हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में मदद कीजिए। तो आप देखें, उस ज़माने में अभी ग्लोबलाइजेशन नहीं थी, नेशनलिज्म का दौर था। अपनी इकोनॉमी को, क्लोज्ड इकोनॉमी, हर मुल्क अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करता था। ख़ास तौर पे इंडिया पे तो इल्ज़ाम भी लगता था कि बहुत कंट्रोल्ड इकोनॉमी है, जी। ठीक है? लेकिन जैसे-जैसे वक़्त बढ़ा, क्योंकि उनका बेसिक इंटरेस्ट इंडिया को डेवलप करना था, तो उन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को दुरुस्त करते गए। उन्होंने दुनिया के अंदर ना टेररिज्म एक्सपोर्ट की, ना कहीं किसी की जंग लड़ने के लिए गए, जैसे कि बिल्कुल, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बिल्कुल। में पहुँच गया था। एग्ज़ैक्टली। हाँ जी, तो वो हर ऐसे मौके से अपने आप को दूर रखते रहे।